स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग समझ रहे हैं सभी कि हमारे जो फिंगर्स हैं और जितने भी विश्व में व्यक्ति हैं, किसी के दो व्यक्तियों के भी फिंगर की जो प्रिंटिंग है वो एक समान नहीं है। हमने ये इससे पहले भी पढ़ा है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि 99% जीन है वो समान है, लेकिन 1% क्या है जीन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। और हमें जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत से अपराध हो रहे हैं, कई बार किसी एक बच्चे को लेकर विवाद की स्थिति होती है कि इसके माता या पिता या किसी भी एक पेरेंट के बारे में अगर कोई डाउट का कंडीशन हो तो उस दौरान हम उस बच्चे के ओरिजिनल हकीकत के जो माता पिता है उनका पता हम लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। और ये फिंगर्स हैं हमारी, उनमें अलग अलग उभार की स्थिति के अनुसार किन्हीं भी दो व्यक्तियों के कभी भी फिंगरप्रिंटिंग एक समान नहीं होते। और ये सारा निर्धारण कहाँ से होता है? डीएनए से। डीएनए में हम क्या देखते हैं? आनुवंशिक पदार्थ क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजनिक क्षारक पदार्थ। नाइट्रोजनिक क्षारक देखें तो हमारे पास क्या है? वहीं पिरिमिडिन और प्यूरिन। डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। और एक कौन सा ग्रुप होता है? फास्फेट ग्रुप। ये तीनों ग्रुप आपस में जब बॉन्ड बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में कोइल्ड होकर जुड़कर कौन सी संरचना बनाते हैं? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। तो अब उस डीएनए से ही डीएनए का हम भाग, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझेंगे, पहले थोड़ा सा ये देखिए कि ये डीएनए, इस तकनीक का विकास किसने किया। डीएनए की जो तकनीक है ये 1984 एलेक जेफरेस ने, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस तकनीक का विकास किया। डीएनए के वे अनुक्रम जिनके बहुविकल्पी एलील्स होते हैं, हम फिंगरप्रिंटिंग के दौरान वही नाइट्रोजनिक क्षारक या जीन्स कंसीडर करते हैं जिनके क्या हो? बहुविकल्पी एलील्स या युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी से मतलब कि किसी भी एक लक्षण को मतलब शो करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले दो अलग अलग रूप, विपर्यासी रूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। बहुविकल्पी का मतलब है कि किसी एक ही लक्षण की अगर हम बात करें तो उसके अलग अलग एलील्स हो। जैसे हम मनुष्य की बात करें, उसका ब्लड की बात करें तो उसमें जो 4 ग्रुप हैं तो उनके एलील्स क्या हैं? ये बहुविकल्पी एलील्स हैं। इसी प्रकार जो त्वचा की कोशिकाएं होती हैं उनके भी क्या होते हैं? एलील्स बहुविकल्पी होते हैं। बाल हैं, जो बाल से भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या किसी भी कोई भी अपराध की कंडीशन में अगर हमें उस जगह से अगर किसी भी अपराधी की बाल भी प्राप्त हो जाए, ब्लड का एक क्लॉट मतलब कुछ अमाउंट में ब्लड प्राप्त हो जाए, या हम कहें उसके कोई भी हड्डियों से संबंधित कोई भाग, दांत या बाल, तो इनमें भी क्या होता है? डीएनए का पार्ट होता है जो हम फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। और ये कैसे जीन होते हैं? बहुविकल्पी जीन। कैसा होना चाहिए? बहुविकल्पी एलील्स, क्योंकि यह क्या होता है? सभी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि डीएनए है, डीएनए में क्या होते हैं? छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनकी क्या होती है? बार बार पुनरावर्तन, रेप्लिकेशन होता है, पुनरावर्तन। तो पुनरावर्तन होते हैं और ये पुनरावर्तन के जो सेट हैं वो ही क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। किसी संतान में कभी माता से कोई पुनरावर्तन का सेट आएगा और पिता से कोई सेट आएगा, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतान में आगे क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। और इन पुनरावर्तक जो सेट हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुक्रम पुनरावर्तन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुक्रम पुनरावर्तन। और ये पेरेंट्स से उनकी संतान में क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। इसी के साथ आगे हमारे आगे हम जब इसका मेथड देखेंगे उसमें एक प्रोब वर्ड आएगा, प्रोब। तो प्रोब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि डीएनए के विशिष्ट ऐसे ज्ञात न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम या सेट होते हैं। प्रोब क्या होता है? डीएनए का ज्ञात, जिनकी जानकारी साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को या डॉक्टर्स को पहले से रहती है, ज्ञात न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम क्या कहलाते हैं? ये प्रोब। विशिष्ट ज्ञात अनुक्रम क्या कहलाते हैं? प्रोब। अब हम इसकी देखते हैं आगे मेथड, कि इसमें मेथड क्या है। कि हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे हमें कोई भी एक
संतति, कोई भी एक बच्चा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए है और हमारे पास 2 पेरेंट्स के सैंपल हैं बी और सी। हमारे पास क्या है, 2 हैं सैंपल। जैसे हमें ए है, इसका तो क्या है, पता लगाना है डीएनए का, मतलब कि ये बी की संतान है या सी की। ये 2 अपने पास सैंपल हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम डीएनए कहाँ से ले सकते हैं, उसकी त्वचा, स्किन सेल से, किसी भी टिश्यू, ब्लड, बाल, दांत या हड्डियों के टुकड़े से हम क्या करेंगे, डीएनए का कुछ पार्ट या सेगमेंट प्राप्त करेंगे। अगर उस जो प्राप्त करेंगे उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उच्च गति रेफ्रिजरेटेड अपकेंद्र द्वारा उसे क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उसके बाद अगर उसकी हमें मात्रा कम मिले तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ये पीसीआर क्या होता है, यहाँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे क्या है, जो डीएनए की जो कम मात्रा है उसकी संख्या को, उसकी कॉपीज हम बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। पीसीआर के बाद हमने क्या किया, डीएनए की अधिक मात्रा को प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब जो ये यहाँ डीएनए की जो हमें कॉपीज प्राप्त हुई हैं उन डीएनए में से हम क्या करेंगे, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि डीएनए को उसके विशिष्ट स्थलों से कट करता है, उसके पीस कर देता है, टुकड़े करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा क्या करेंगे, विशिष्ट स्थलों से छोटे छोटे खंड या उसके टुकड़े प्राप्त करेंगे। उन टुकड़ों को हम क्या करेंगे, एगेरेज जेल है, उस एगेरेज जेल पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा उसको आकार के आधार पर अलग अलग प्राप्त करेंगे, आणविक आकार के आधार पर उसे सेट कर लेंगे या उसे प्राप्त करेंगे। इसी के बाद उसी जेल के हम क्या डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड, ये एक स्फुरदीप्ति अभिरंजित डाई होती है, ये उस पर डाली जाएगी, अभिरंजन किया जाएगा उसका, अभिरंजन मतलब उसे कलर्स प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम एक तरफ और फिर ये इतना काम करने के बाद एक डबल स्टैंड डीएनए है, उस डीएनए को क्या करेंगे, उसमें क्षारक कुछ ऐसे केमिकल डालेंगे जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल स्टैंड। इसका क्या मतलब हुआ, हमने ये सबने आकृति देखी हुई है डीएनए की, कैसा डीएनए ये, कैसा डीएनए ये, डबल स्टैंड। इस पर कुछ क्षारक रसायन डालने से कैसा प्राप्त करेंगे हम इसे, सिंगल स्टैंड। कैसा प्राप्त करेंगे, सिंगल स्टैंड डीएनए। सिंगल स्टैंड डीएनए को किस पर डालेंगे, एगेरेज जेल पर, फिर वहाँ एगेरेज जेल से इसे नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर जब इसे शिफ्ट किया जाता है तो इस एक प्रोसेस का नाम है, इसे बोलते हैं सर्दन ब्लोटिंग। तो यहाँ से डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि सर्दन ब्लोटिंग क्या है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को एगेरेज जेल पर शिफ्ट करवाकर या प्रोसेस करवाकर उसे किस पर शिफ्ट करते हैं आगे, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली, किस पर, कहाँ भेजते हैं, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सर्दन ब्लोटिंग। प्रोब हमने अभी देखा ही था। फिर जो ये नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर जो डीएनए का पार्ट है उसका हम क्या करेंगे, अब प्रोब के साथ संकरण करवाएंगे। प्रोब क्या है कि डीएनए के ज्ञात न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जो पुनरावर्तन में भाग लेते हैं, ये प्रोब के साथ क्या करवाया जाएगा, इसे संकरण मतलब हाइब्रिडाइज, दोनों को एक साथ रखा जाएगा। दोनों के आपस में जो नाइट्रोजन क्षारक है उनका आपस में क्या होगी, क्रिया होगी, आदान प्रदान होगा, संकरण होंगे। तो उसमें क्या होंगे, जो एक दूसरे के पूरक होंगे क्षारक, उनमें आपस में क्या हो जाएगा, बंध बनेगा। कैसे कि हमारे पास प्रोब है, उसमें हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ ए है, सी है, जी है, टी है, तो उसके पूरक यहाँ क्या आएगा, टी, यहाँ क्या आएगा, जी है तो इसके सामने क्या आएगा, सी, ए है तो क्या आएगा, टी है तो क्या आएगा, ए। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक क्षारक क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। उसके बाद उस पर क्या डालेंगे, एक्स किरणों उस पर डाली जाती है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो हमने सैंपल लिया है उसमें क्या होंगी, कुछ गहरी पट्टिकाएं दिखाई देगी। हमने ये प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार अब ये गहरी पट्टिकाएं जैसे हमने ए सैंपल की प्राप्त कर ली, सेम टू सेम यही प्रोसेस हम किसकी करेंगे, बी और सी की। जब बी और सी की ये प्रोसेस हम करेंगे तो उस दौरान क्या होगा कि जिस सैंपल के साथ सेम टू सेम गहरी पट्टिकाएं हमें दिखाई देंगी, जैसे ए सैंपल की ये आई हैं गहरी पट्टिका, तो हमें बी और सी में हम देखें तो बी में हमारे पास जैसे ये इनकी स्पेस चेंज हो गई और इनकी संख्या भी ये सही नहीं है, लेकिन अगर सी की देखें सेम टू सेम पोजीशन हो, सेम ही कलर हो, तो ये यानी किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ। तो इस प्रकार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, इसके माध्यम से हम किन्हीं भी दो
पेरेंट्स में से उस मतलब शिशु बच्चे के पेरेंट का पता लगा सकते हैं। कोई अपराधी हो, कोई भी ऐसी जहां विवाद की स्थिति हो, उसमें अगर हम फिंगरप्रिंटिंग करवा लें और जिसके साथ मैच हो रही है वो उसी का फिंगरप्रिंटिंग माना जाएगा, क्योंकि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का कभी भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता। और इसी तरह हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति आपने कभी भी ऐसे देखे हैं जिनकी क्या हो कि बोलने की, चलने की, हंसने की, कहने की कोई भी एक्टिविटी कभी भी समान हो सकती है? नहीं हो सकती। दो जुड़वां बच्चे हैं, उनकी भी सारी एक्टिविटी है समान नहीं हो सकती। तो ये है डीएनए। इसकी मेथड एक बार फिर देख लो कि हमें पहले कहीं से सेल, टिश्यू, बाल से क्या लेना है? डीएनए लेना है। उसको क्या करवाना है? सेंट्रीफ्यूज, अपकेंद्रित। उसके बाद उसे पीसीआर करवाना है अगर उसकी संख्या कम है। पीसीआर के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा विशिष्ट सेलों से कट करेंगे। इन कट पीस को या टुकड़ों को क्या करेंगे? एगरेस जेल पर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद इन पर क्या किया जाएगा? इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है, ताकि जब हम यूवी अल्ट्रावायलेट इन पर रेज डालें तो वो कलर है वो अलग अलग शो हो जाए। फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, उसको केमिकल क्षारक रसायनों द्वारा सिंगल स्ट्रैंड में चेंज किया जाता है। सेम प्रोसेस, उससे भी एगरेस जेल पर, जेल से फिर उसे क्या किया जाता है? नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर शिफ्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सर्दन प्लॉटिंग। फिर इसका क्या किया जाता है? प्रोब के साथ संकरण करवाया जाता है, जहाँ पूरक पूरक क्षारक हैं उनमें आपस में, पूरक का मतलब कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे से जो बॉन्ड बनाते हैं। ए के साथ टी ही बना सकता है, सी के साथ जी। तो इस प्रकार पूरक पूरक में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और जब हम उस पर क्या करेंगे? एक्स रेज और डालेंगे तो उसमें गहरे हमें पट्टिकाएँ प्राप्त हो जाएंगी। और इनका क्या किया जाता है? जो भी हमारा सैंपल है उससे मिलान किया जाता है। इस प्रकार ये है हमारी मेथड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के महत्व या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अभी देखा ही है हमने कि किसी भी अपराध या पारिवारिक मामले संबंधी, कि हमें जैसे अपराध आजकल आप देख रहे हैं ये बलात्कार के केस हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोई विवादित बच्चे के माता पिता की पहचान करनी हो, कोई पारिवारिक विवाद हो, जमीन विवाद हो सकता है, और किसी की हत्या का मामला हो सकता है। इन सभी में हम उस स्थान से क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं और जिन भी डाउटफुल व्यक्ति होते हैं उनके साथ उस सैंपल का चेकिंग किया जाता है। सेकंड है कि स्वास्थ्य की जांच। स्वास्थ्य की जांच में ये है कि बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण तकनीक है। हम क्या है कि किसी भी बच्चे के जन्म से पहले ही, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, उस बच्चे के जन्म से पहले ही हम उसकी स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई हमें परेशानी लग रही है तो उसका हम ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और कोई भी और भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी हम इससे हेल्प ले सकते हैं। जैविक विकास में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये योगदान देती है कि जैविक विकास कैसे हुआ, इस परिभाषा को समझने में पूरा सहयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमें प्राप्त होता है। क्लोनिंग, क्लोन, KLON, क्लोन ग्रीक वर्ड है। ये क्या मीन होता है इसका? टहनी या ट्विन। इससे अभिप्राय हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं किसी भी एक प्लांट या वृक्ष की सभी टहनी शाखाएं हैं, वो उसके आकारिकी और आनुवंशिकी में बिल्कुल क्या होती है? एक समान। इसी प्रकार क्लोन भी क्या है कि जनक से, जिस जनक से उसे प्राप्त करना है हमें या प्राप्त किया है, उससे उसकी आनुवंशिक, जेनेटिक्स और शारीरिक सारे लक्षण क्या होते हैं? बिल्कुल एक समान। और इसमें एक कोशिका से, क्लोनिंग की मेथड में हम एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, या एक जीन से बहुत से जीन भी बना सकते हैं। जैसे हमने अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर माध्यम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके द्वारा क्या किया था कि डीएनए के कुछ खंड लिए थे और उनकी क्या की थी? बहुत सी कॉपी तैयार की थी। कॉपीज़ का मतलब है कि बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा डीएनए खंड अगर हमने इतना छोटा सा एक पार्ट लिया है, उसकी अगर 100 कॉपियाँ बनी है तो उस 100 कॉपियों में बिल्कुल उसी एक ही पार्ट के आनुवंशिक और अन्य सारे शारीरिक लक्षण मौजूद होंगे। इसी प्रकार यानी एक जीन से अनेक जीन भी बन सकते हैं। या हम इस तकनीक का इस्तेमाल टिश्यू कल्चर में, टिश्यू कल्चर होता है कि एक ऐसा उत्तक संवर्धन माध्यम है जिसमें हम किसी भी प्लांट सेल या किसी भी सेल को क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे विकसित होकर उसी एक सेल से ही एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है।
और फिर है इसके टाइप की, क्लोनिंग के कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं, जीन क्लोनिंग और जीव क्लोनिंग। जीन का तो मतलब है कि एक जीन या एक गुणसूत्र है उसी की बहुत सी कॉपीज बनाना, तब तो क्या है? जीन क्लोनिंग। और जीव का मतलब है कि उससे जैसा हमने एक पेरेंट लिया है, एक जनक लेंगे, उससे उसके जैसा सेम टू सेम दूसरा जनक तैयार, दूसरी कॉपी उसकी तैयार करना क्या कहलाएगा? जीव क्लोनिंग। और ये क्लोनिंग है, ये एक अलैंगिक जनन की मेथड है। हमने जनन के जैसे देखे हैं, सजीवों में 2 मेथड हैं, लैंगिक और अलैंगिक। इसी के साथ जैसे कायिक जनन भी होता है। कायिक क्या है कि जैसे हम प्लांट्स की बात करें कि जैसे गुलाब का पौधा है, उसमें टहनी से हम नया गुलाब है उसकी यानी कलम लगाना बोलते हैं। इस प्रकार के जनक तो क्या है? कायिक। जिनमें क्या है कि जड़, तना या पत्ती जिसमें कोई भी लैंगिक अंग भाग ही न ले, उससे जो जनन प्रोसेस है वो क्या है? कायिक। अलैंगिक में क्या होता है? केवल एक पेरेंट भाग लेता है, मेल या फीमेल दोनों में से, यानी जिसमें पुष्प की बात करें तो या पुंकेसर भाग है और या स्त्रीकेसर भाग है। इसी प्रकार लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, स्पर्म और एग, दोनों के आगे के गैमेट्स होते हैं। तो इसी प्रकार क्या हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि एक जीन या एक गुणसूत्र की बहुत सी कॉपीज़ बनाना, और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कोई भी एक क्लोनिंग वाहक का किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? एक क्लोनिंग वाहक, या इसे बोलते हैं थर्मोसाइक्युलर। और इसमें इस क्लोनिंग वाहक के द्वारा इसे कहाँ भेजा जाता है? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उससे उस जीन या गुणसूत्र की जो भी हमें जिसकी कॉपी बनानी है उसकी क्या है? बहुत सी कॉपियाँ या प्रतियाँ बना सकते हैं। ये तो क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग। अब हम बात कर रहे हैं जीव। एक बात ध्यान रखना, क्लोनिंग में हमेशा कौन सी जनन की मेथड यूज़ होगी? अलैंगिक जनन, जिसमें दोनों में से एक ही पेरेंट भाग लेगा। जीव क्लोनिंग। जीव क्लोनिंग अब ये 3 टाइप की है। पहली कौन सी है? ब्लास्टोमियर पृथक्करण। दूसरी है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, और तीसरी है होनोलुल तकनीक। तो जीव क्लोनिंग के लिए कितनी मेथड्स हैं? ब्लास्टोमियर पृथक्करण, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक और होनोलुल तकनीक। ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट वर्ड है, ये जब कोशिकाओं में विभाजन होता है, विभाजन के दौरान की विदलन में क्लीवेज के दौरान की एक व्यवस्था होती है जहाँ पर क्या बनती है? ब्लास्टोसिस्ट कोशिकाएं बनती है। यानी कोशिकाओं में पूरी तरह से विभाजन भी नहीं होता है, उनके बीच की एक स्टेज है, उस समय उनका नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या है कि ब्लास्टोमियर के लिए हमें क्या करना है इसमें कि स्पर्म और एग दोनों में क्या किया जाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। उससे क्या बनता है? युग्मनज। यानी ये तो क्या है? हमारे गैमीट्स, स्पर्म और एग, इनसे क्या बना? निषेचन से युग्मनज। युग्मनज है, इसमें क्या होंगे? विदलन, क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान इसमें क्या बनती है? ब्लास्टोमियर्स कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती है? ब्लास्टोमियर्स कोशिकाएं। अब यहाँ से इन ब्लास्टोमियर कोशिकाओं को अगर अलग किया जाए तो प्रत्येक कोशिका है, जो एक एक कोशिका है, उससे अलग अलग भ्रूण बन सकते हैं। और ब्लास्टोमियर, जैसे ये हमारे पास ब्लास्टोमियर, ये इसमें हमने देखा कि 7, 8, 10 कोशिकाएं हैं। ये प्रत्येक कोशिका है एक, प्रत्येक जो एक कोशिका है इससे क्या है? एक संपूर्ण भ्रूण बनेगा, एक भ्रूण बनेगा। और ये सब क्या होंगे? बिल्कुल एक दूसरे के आनुवंशिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल एक समान। इसलिए ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? क्लोन। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के क्लोन। तो प्रत्येक एक कोशिका है वो संपूर्ण भ्रूण बना सकती है, और सभी में क्या होगा? आनुवंशिक पदार्थ बिल्कुल समान होगा। इस बने हुए भ्रूण को या हम क्या नाम देते हैं? ट्विनिंग या यमलन। ये जो भ्रूण बनेंगे, सारे क्लोन प्राप्त होंगे, उन क्लोन को क्या नाम देंगे हम यहाँ? ट्विनिंग। क्या नाम होगा? ट्विनिंग। और ये जो ट्विनिंग तक जो बनने की प्रोसेस है, ब्लास्टोमियर जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? भ्रूण क्लोनिंग। इस पूरी प्रोसेस ट्विनिंग तक जो इतने भ्रूण हमें एक ही ब्लास्टोमियर से बहुत सारे भ्रूण प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? भ्रूण क्लोनिंग या एम्ब्रियो क्लोनिंग। तो ये हमारे पास जीव क्लोनिंग में 3 टाइप्स हैं, ब्लास्टोमियर पृथक्करण, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक और होनोलुल तकनीक। ब्लास्टोमियर पृथक्करण के बाद सेकेंड टाइप है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। इस तकनीक में पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के ही क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, देखिए। और इस तकनीक
का विकास करने वाले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर इयान विल्मिट। डॉक्टर इयान विल्मिट। डॉली भेड़, डॉली शिप का नाम आपने सुना होगा। ये एक क्लोनिंग शिप है, क्लोन शिप है, और इसका नाम क्या है? डॉली। ये किसने इसे मतलब प्रिपेयर किया, तैयार किया इस क्लोन को? डॉक्टर इयान विल्मिट। इसमें क्या किया जाता है? 3 शिप हैं हमारे पास, शिप ए, बी और सी। 3 शिप हमें देखनी है। पहली शिप है उसे हम क्या कहते हैं? डोनर। वो कौन सी डोनर है? मेमोरी सेल या स्तन कोशिका को डोनेट करती है, देने वाला डोनर होता है। तो पहली सेल है शिप ए, डोनर मेमोरी सेल, इसका इसने डोनेशन किया, डोनेट किया। ये हमने मान ली क्या है? मेमोरी सेल या स्तन कोशिका। फिर है शिप बी, ये है एग डोनर। मतलब इसने क्या किया? अपने अंडाशय से, ओवरी से अनिषेचित एग है उसको क्या कर दिया? डोनेट किया। और उस एग में से हमने पहले ही न्यूक्लियस या केंद्र को हटा दिया है, न्यूक्लियस या केंद्र को बाहर निकाल लिया है। इस अकेंद्रित या बिना केंद्र के अनिषेचित एग का और इस स्तन कोशिका का क्या किया गया? विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इनका आपस में जब इनको पास पास लाया गया तो ये स्तन कोशिका इसमें प्रवेश कर जाती है। और फिर इसे संवर्धन माध्यम पर 1 सप्ताह तक रखा गया। संवर्धन माध्यम ऐसा कल्चर मीडियम है जिससे इस सेल को इसके पोषण प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद जब 1 सप्ताह बाद इसमें कौन सी स्टेज आ जाती है? ब्लास्टुला स्टेज। हमें जब दिखाई देने लग जाए, ये होती है कौन सी? ब्लास्टुला स्टेज। कि इसमें ब्लास्टुला स्टेज आ चुकी है, उस समय इस अवस्था को लेकर हमने एक शिप और ली, सी। उस शिप में इस ब्लास्टुला स्टेज को क्या किया? प्रवेश करवा दिया। और ये शिप है क्या कहलाती है? दात्रेय माता। यानी इसने अपना यूट्रस इसको प्रोवाइड करवाया। इसने इस ब्लास्टुला स्टेज से क्या करा? इसे गर्भ धारण किया। अब ये दात्रेय माता में 5 माह की प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के बाद, कितने? 5 माह की गर्भावस्था के बाद इससे एक क्लोन शिप, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉली शिप का जन्म हुआ। और ये डेट थी 5 जुलाई 1996। और ये वैज्ञानिक कौन से हैं? डॉक्टर इयान विल्मिट। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक में कितनी शिप है हमारे पास? 3 है। एक डोनर ए जो क्या करती है? स्तन कोशिका मेमोरी सेल डोनेट करती है। एक है बी जो एग डोनर है, लेकिन उसमें से हमें केंद्र को हटाना है। दोनों को जब इलेक्ट्रोफ्यूज या विद्युत प्रवाह द्वारा संपर्क में लाया गया तो ये इसमें जो स्तन कोशिका है इस एग में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद इसे संवर्धन माध्यम पर 1 सप्ताह तक रखा गया। और फिर उस ब्लास्टुला स्टेज जब उसकी तैयार हो जाती है, उस दौरान उसे शिप सी, जिसे दात्रेय माता कहते हैं, उसमें इसे प्रवेश करवाया गया। और 5 माह की गर्भावस्था के बाद हमें क्या प्राप्त हुई? डॉली शिप। ये एक पहली क्लोनिंग शिप है, डॉली शिप। होनोलुल तकनीक तेरुहिको वाकायामा रूसी वैज्ञानिक द्वारा तकनीक विकसित की गई। इन्होंने डोनर सेल से केंद्र को एग कोशिका, अंड कोशिका में प्रवेश करवा दिया। ये डोनर हो गया, देने वाला केंद्रक, इसे एग कोशिका में प्रवेश। एग कोशिका की कंडीशन ये रखी कि उसमें जो विभाजन की अवस्थाएं होती है G0, G1, S, उसमें इन दोनों में से कोई भी एक स्टेज हो जो एक एज ए रेस्टिंग स्टेज होती है। इस स्टेज के दौरान इसमें ये क्या किया गया? केंद्रक प्रवेश करवाया गया और इससे हमें क्लोन हमने प्राप्त किए। इन्होंने अपना प्रयोग चूहिया पर किया और जो पहली क्लोन चूहिया है उसका क्या नाम दिया गया? क्यूमुलस चूहिया। पहली क्लोन चूहिया कौन सी है? क्यूमुलस चूहिया। और इन्होंने देखा कि जितने भी क्लोन तैयार हुए हैं ये सारे आनुवंशिक और शारीरिक रूप से इनमें कोई भी असामान्यता नहीं थी। ये है हमारी तीनों तकनीक। अब इसके अगर यूज़ देखें, अपने क्लोनिंग के महत्व देखें तो चिकित्सकीय दृष्टि से तो बहुत ही अच्छे महत्व है कि मनुष्य के जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हृदय है, वृक्क है, यकृत का खराब होना है, या मधुमेह, डायबिटीज़ है, ल्यूकेमिया है, इनसे संबंधित जितनी भी ये बीमारियां हैं, इनका चिकित्सकीय ट्रीटमेंट है वो क्लोनिंग के द्वारा किया जा सकता है। क्लोनिंग से क्या किया जाता है? इनके अंगों को आर्टिफिशियली क्लोन करके तैयार किया जाता है और इससे ये ट्रीटमेंट यानी उस व्यक्ति का उपचार संभव है। सेकेंड है कि इससे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स या बहुत अधिक, जैसे भी हमें अधिक उत्पादन, अधिक रोग प्रतिरोधक किस्मों का अगर विकास करना है वो भी हम इस माध्यम से कर सकते हैं। और जो आनुवंशिक ऐसी कुछ बीमारियां जो आनुवंशिक है, जिनका उपचार संभव नहीं हुआ,
अब तक, उसका उपचार हम क्लोनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यानी क्लोनिंग तकनीक के द्वारा उनके उपचार की संभावना हो सकती है कि जीन बायोटेक्नोलॉजी, जीन अभियांत्रिकी के द्वारा हम उसमें मदद ले सकते हैं और अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक की जो फसलों की किस्म है उनका अधिक उत्पादन वाली फसलों का विकास हम कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।